नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम जातक की बुद्धि और विद्या से संबंधित कुंडली में बनने वाले योगों का विचार कर रहे हैं। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनका अध्ययन करते हैं। चंद्र लग्न एवं जन्म लग्न से पंचम स्थान के स्वामी यदि बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ होकर केंद्र, त्रिकोण अथवा एकादश स्थान में बैठे हों तो जातक बहुत बड़ा विद्वान होता है। लग्न से पंचम भाव का स्वामी और चंद्र लग्न से पंचम भाव का स्वामी, चंद्रमा जहां भी बैठा हो उससे पंचम भाव का स्वामी और लग्न से पंचम भाव का स्वामी, ये दोनों बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र के साथ होकर के कुंडली में केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों या एकादश भाव में बैठे हों तो वैसा जातक बहुत बड़ा विद्वान होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि लग्न से पंचमेश और चंद्र लग्न से पंचमेश दोनों एक साथ बैठे हों, अलग अलग भी बैठ सकते हैं। बुध, बृहस्पति या शुक्र के साथ होकर के केंद्र में, त्रिकोण में या एकादश भाव में, तो वैसा जातक बहुत बड़ा विद्वान होता है, विद्वता होती है उसमें। अगला सूत्र है, यदि विद्या कारक ग्रह बृहस्पति और बुद्धि कारक ग्रह बुध दोनों एकत्रित हों अथवा इनमें अन्योन्य दृष्टि संबंध बनता हो तो जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है। क्या कहा जा रहा है? विद्या का कारक ग्रह बृहस्पति और बुद्धि का कारक ग्रह बुध कुंडली में दोनों एक साथ बैठे हैं या बृहस्पति और बुध दोनों में अन्योन्य दृष्टि संबंध बन रहा हो, दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात कर रहे हों तो वैसा जातक राजद्वार एवं जनता में बहुत सम्मान पाता है। ये सामान्य सी बात है कि यदि कोई बुद्धिलब्ध व्यक्ति है, पर्याप्त विद्या उसके पास है और विद्या के उपयोग के लिए सम्यक बुद्धि से युक्त है वह जातक, तो स्वाभाविक है कि वैसा उत्कृष्ट जातक समाज में, राज दरबार में या अन्य जगह पर जरूर सम्मान प्राप्त करता है और माननीय होता है। अब यदि ये दोनों ग्रह बृहस्पति और बुध अच्छे नवांश इत्यादि में अच्छे वर्ग में स्थित हों तो उसी के तारतम्यता के अनुसार फल भी होता है। जैसे अन्य शुभ वर्गों में हो, नवांश में, दृष्टांश में, सप्तमांश में इत्यादि, द्वादशांश, षोडशांश, जितने अच्छे वर्गों में होंगे, जितने अधिक वर्गों में अच्छी शुभता होगी उतना ही ज्यादा ये उत्कृष्ट फलदायी होगा। उसके हिसाब से हम फल का प्रेडिक्शन करेंगे, फल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु केवल योग मात्र से ही बुद्धि में जातक की तीक्ष्णता होती है, शार्पनेस होती है। केवल योग ही हो जाए बृहस्पति और बुध का कुंडली में या दृष्टि संबंध हो जाए तो उतना ही काफी है जातक की बुद्धि में तीक्ष्णता के लिए, उसकी बुद्धि में शार्पनेस के लिए। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्न में हो और लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित हो अथवा बुध लग्न में स्थित हो और चतुर्थ स्थान बली हो तथा उस पर पापक ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो जातक विद्या यशस्वी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश लग्न में स्थित हो और लग्नेश चतुर्थ भाव में स्थित हो, अर्थात लग्नेश और चतुर्थेश आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं। या बुध लग्न में स्थित हो और चतुर्थ स्थान बली हो, पूर्ण बलवान हो और चतुर्थ भाव पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो तो वैसी स्थिति में जातक विद्या यशस्वी होता है। विद्या यशस्वी का मतलब क्या हुआ कि जातक अच्छी विद्या प्राप्त करता है और उस विद्या के कारण यश प्राप्त करता है। जातक उस विद्या के कारण उसका यश चारों तरफ फैलता है। आगे कहा जा रहा है कि यदि चतुर्थेश चतुर्थस्थ हो और लग्नेश लग्नस्थ हो, लग्नेश और चतुर्थेश दोनों अपने अपने भाव में ही स्थित हो तो भी जातक विद्या यशस्वी होता है।
ऐसे जातक की भी विद्या का यश चारों तरफ फैलता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश हो अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही हो अथवा चतुर्थ स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक विद्या विनयी होता है। चतुर्थ स्थान में चतुर्थेश बैठा हो, पहला कंडीशन है, चतुर्थेश स्वगृही होकर चतुर्थ स्थान में ही बैठा हो, या शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही हो, कोई शुभ ग्रह चतुर्थ भाव पर दृष्टि अपनी डाल रहा हो, या चतुर्थ स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, विद्या विनयी होता है। विद्या विनयी, विद्या का प्रथम गुण क्या है, वो विनयशीलता प्रदान करती है विद्या। विद्या ददाति विनयम कहा ही गया है। जो विद्या प्राप्त करते हैं, लब्ध विद्या होते हैं, वो विनयी होते हैं। विनयशीलता, विद्या विनय संपन्न जातक या व्यक्ति का विनयशीलता उसका प्रथम गुण है। यदि विद्या पाकर के या डिग्री इस पाकर के कोई आदमी उद्दंड हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, उसमें दर्प हो जाता है, अभिमान पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि उसने सम्यक विद्या का अर्जन नहीं किया है। यदि उसमें विनयशीलता नहीं है, तो विद्या का प्रथम गुण है विनयशीलता का होना, तो विद्या विनयी होता है ऐसा जातक। कैसा जातक, यदि चतुर्थ भाव में चतुर्थेश बैठा हो, या चतुर्थ भाव पर कोई शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो, या चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसा जातक विद्या विनयी होता है, विद्वान होता है और विनय संपन्न होता है। कुंडली में यदि बुध ग्रह बलवान हो तो भी जातक विद्या विनयी होता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह बली स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो भी जातक विद्या विनयी होता है, विद्वान होता है और विनयशील होता है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थेश षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में स्थित हो, अथवा पापग्रह के साथ हो, अथवा पापग्रह से दृष्ट हो, अथवा पापग्रह की राशि में हो, तो जातक विद्या विहीन होता है, अथवा उसके विद्याध्ययन में बाधा उत्पन्न होती है। क्या कहा जा रहा है, चतुर्थ भाव का स्वामी, चतुर्थ स्थान का स्वामी यदि दो स्थानगत हो, छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में स्थित हो, या चतुर्थेश पापग्रह के साथ स्थित हो, या चतुर्थेश पापग्रह से दृष्ट हो, पापग्रह उसको देखता हो, या चतुर्थेश पापग्रह की राशि में बैठा हुआ हो कुंडली में, तो वैसा जातक विद्या विहीन होता है। या ऐसे जातक की विद्या अध्ययन में, विद्या प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारा अवरोध उत्पन्न होता है। अब आगे कहा जा रहा है कि चतुर्थेश बृहस्पति अथवा बुध, ये तीनों में से कोई ग्रह तृतीय भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम या द्वादश में स्थित रहने से, या अपने शत्रु ग्रह में रहने, शत्रु ग्रह की राशि में रहने से, शत्रु के घर की राशि में रहने से विद्या के लिए अरिष्टकर होता है। कौन कौन, चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति और या बुध, ये तीनों में से कोई एक, या तीनों तृतीय भाव, षष्ठ भाव, अष्टम, द्वादश भाव में यदि स्थित हों, या अपने शत्रु की राशि में स्थित हों, तो वैसे जातक के विद्या में अवरोध उत्पन्न होता है। वैसे जातक की विद्या प्राप्ति के लिए ये सब योग अरिष्टकर होते हैं। बुद्धि और विद्या से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।